हमने लास्ट में देखा था कि 2020 एंड 2021 के हमने दो पार्ट में कवर किए। आज हम देखने वाले क्वेश्चंस फ्रॉम 2022। 5% इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी विल चेंज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर बाइक। अभी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी मैं बताता हूँ। जो ये है सिंक्रोनस इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इन सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम NS से भी डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है 120 इंटू एफ बाई पी। अभी इसमें एफ क्या है तो फ्रीक्वेंसी है, ओके, एंड पी क्या है नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट, ओके। सो अभी देखो NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये 5% इंक्रीज हो रहा है तो ये भी 5% इंक्रीज होगा, ओके। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। So welcome back to the Agri Addict YouTube channel. I am Shreyas Praveen Dingore, currently pursuing PhD in Processing and Food Engineering Division from ICAR, Indian Agricultural Research Institute, that is IARI, New Delhi. And I secured All India rank 6 in ICAR JRF SRF examination, also All India rank 11 in ICAR PG examination, and in Maharashtra CET examination I secured overall rank 4. So today we will discuss about previous year questions of year 2022 of subject एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमने लास्ट में देखा था कि 2020 एंड 2021 के हमने दो पार्ट में कवर किए। आज हम देखने वाले क्वेश्चंस फ्रॉम 2022। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वी लेट स्टार्ट। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ मीडियन। सो हम देखते हैं कि इन एवरी पेपर the question are asked from statistics and engineering mathematics. There are mainly 5 to 10 questions are from statistics and mathematics. So firstly, what is median? So suppose let's take one example. Okay, this is the set of number. Firstly, arrange in ascending order. Okay, then median is nothing but the middle value. So when the number are odd, then median is equal to n plus 1 upon tooth thumb. So यहाँ पे n number of observation कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7. So 8 by tooth thumb. So कितनी है, सॉरी 4 टर्म, मतलब 8 by 2 मतलब, so 4 टर्म 1 2 3 4 5, यस। सो यहाँ पे हमारा मीडियन कितना है 5 है। जब और हाँ अभी देखो जब ये होगा ऑड के लिए, ओके, अभी इवन के लिए क्या होगा n by 2 टर्म प्लस n by 2 प्लस 1 अपॉन 2, ओके। मतलब यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दिया था, तो हम देखते हैं इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अभी देखो हमें सिर्फ मिडल का ऑब्जर्वेशन लगा, बाकी कुछ ऑब्जर्वेशन हमने कैलकुलेशन में यूज नहीं किया, तो दिस इज नॉट राइट। It is best measure of central tendency. So there are 3 measures of central tendency. First one is mean, median and mode. Like okay, so हम mean को best मतलब consider करते हैं, क्योंकि most of time arithmetic mean, geometric mean वही हम यूज करते हैं। It is not at all affected by extreme values. अभी देखा हमने कि कितना भी मतलब लो वैल्यू हाई वैल्यू मतलब एक्सट्रीम वैल्यू उससे वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, सो दिस इज राइट। ये तो गलत है, मीन है। इट इज रिजिडली डिफाइंड, यस, वो मतलब फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इट कोइंसाइड विद सेकंड क्वार्टाइल, लाइक अभी देखो दिस इज क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड, क्वार्टाइल थर्ड एंड क्वार्टाइल फोर्थ। सो मीडियन मोस्टली लाइज बिटवीन quartile second, okay. So this is again correct. So A and B are wrong, so here A and B are wrong. C D, yes, this is correct option. Again A wrong answer, so option C is correct, C D E, okay. So this is from question from statistics. Next question, A, B and C are 3 mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment if probability of B is equal to 3 by 2 of probability A, and ये दिया है, मतलब ये probability से क्वेश्चन है। तो अभी आप सब मतलब पहले बेसिक कर लो कि कौन कौन से इवेंट होते हैं एंड बेसिक फॉर्मूलाज। तो अभी यहाँ पे हमें एक्चुअल दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब जो तीनों इवेंट है वो तीनों का मिलके
प्रोबेबिलिटी 1 होने वाला है। सो ओके, P ऑफ A, 1 मिनट, P ऑफ A ओके प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इज इक्वल टू 1। अभी हमें कंडीशन दिया है, अभी हमें ऐसा अरेंज करना है कि कौन सा भी हमें P ऑफ A निकालना है, तो P ऑफ A में सब कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हाँ, अभी देखो एग्जाम में क्या पूछा है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। सॉल्व तो हम सभी करते हैं, लेकिन टाइम भी हमें बचाना है। देयर आर ओनली 2 आवर्स ओके। प्लस P ऑफ B का वैल्यू हम 3/2 P ऑफ A लिख सकते हैं। देन P ऑफ C ये दिया है, पर P ऑफ B की जगह हम फिर से ये पुट करेंगे। अभी देखो ओके, एन इज इक्वल टू 1 तो है ही हमारा। P ऑफ A हमने कॉमन निकाला, 1 प्लस 3/2 प्लस 3/4 हो जाएगा ये ओके। देन 1, अभी देखो 2 प्लस 1 सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये P ऑफ A ऐसा ही है ओके। यहाँ तक आया। अभी 20 प्लस 6 26 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 एंड है P ऑफ A एज इट इज हम लिखते जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो हमें P ऑफ A निकालना है, सो P ऑफ A इज इक्वल टू 8/26 दैट इज 4/13। है क्या आंसर 4/13? यस, बी ऑप्शन। देखो एकदम विद इन मिनट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ x इफ द x इज अ पॉइजन वेरिएट सेटिस्फाइंग द कंडीशन P ऑफ 3 इज इक्वल टू P ऑफ 4। अभी देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन ओके। क्या फॉर्मूला है? P ऑफ x इज इक्वल टू K, अभी हम मान लेते हैं इज इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा रेस टू K अपॉन K फैक्टोरियल। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ओके। अभी हमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, हमें K की जगह जस्ट ये वैल्यू पुट करना है। सो लेट्स e रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा रेस टू 3a and 3 factorial as it is e raised to minus lambda lambda raised to 4 upon 4 factorial। ये तो वैसे भी कैंसल हो गया। अभी हमें निकालना क्या है? x निकालना है ना। सो lambda raised to 3 upon 6 is equal to lambda raised to 4 upon ये कितना हुआ है 4 फैक्टोरियल 4 into 3 12 12 into 2 24। so lambda raised to 4 upon lambda raised to 3 is equal to 24/6 that is 4। so lambda raised to 4 सॉरी हाँ यस अभी ये हाँ इधर लैम्डा क्यूब कट हो गया, सो सिर्फ लैम्डा बचा एंड इज इक्वल टू 4। सो हमारा आंसर आ गया 4 ओके। देन नेक्स्ट वन आया समझ में? जस्ट हमने के की जगह 3 एंड 4 पुट किया, दोनों इक्वल है, कंडीशन हमने मतलब LHS इज इक्वल टू RHS किया, लैम्डा रेस टू माइनस लैम्डा कट हो गया और सॉल्व किया, लैम्डा क्यूब कैंसिल, सिर्फ लैम्डा बचा इज इक्वल टू 4। 6 4 जा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अभी देखो यहाँ पे log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, तो हमें फॉर्मूला मतलब चेन रूल यूज करना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी देखो दो फंक्शन बन गए, अभी हमें वो मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करना पड़ेगा। क्या रूल है? f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x ओके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x, अभी वो होल ब्रैकेट लेना है हमें ओके, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x एंड ये कंप्लीट एंड dx ओके। यहाँ पे भी dx आएगा। अभी देखो f ऑफ x से वैसे ही लिख लिया हमने, g ऑफ x 1 dx है, यहाँ पे dx लिख लेना ओके। देन माइनस d बाई dx ऑफ log x, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे, ये तो वैसे ही रहेगा
ये होल ब्रैकेट है, ओके, एंड dx ये इसका log x एंड 1 का इंटीग्रेशन आया x, तो वो मैंने बाहर इधर लिखा सिर्फ, माइनस इसका आया 1/x, इसका भी आया x, अभी इंटीग्रेशन एक बाकी है बाहर वाला, ये तो हो गया, x log x एज इट इज नीचे आएगा, x गेट कैंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x log x माइनस x प्लस c कांस्टेंट, कहाँ का ऑप्शन है x log x माइनस x, बी ऑप्शन, ओके, ये याद रखना, और या फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, ट्रिक पता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ओके। सो वे भी विद इन मतलब 20 to 30 सेकंड में आंसर था। नाउ statement type question, given below are two statements, statement 1, a statement which is differentiable at point must also be continuous at that point। अभी देखो, जो फंक्शन डिफरेंस मतलब कंटिन्यूस है, मतलब वो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशियलिटी, सॉरी, डिफरेंशियलिटी इज इक्वल टू कंटिन्यूटी। सॉरी, okay, so first one is correct, a function which is continuous at a point is not necessarily differential at that point। अभी देखो, कंटिन्यूस तो हर जगह रहता है, अभी देखो हमने लिया f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो ये x इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है, नो डाउट, बट ये डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, हम इसको मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, ओके, वो तो आएगा ही नहीं, सो मतलब ये भी करेक्ट है, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct। A matrix which when multiplied by itself yields itself is known as। अभी देखो, खुद को मतलब मल्टीप्लाई किया, मतलब स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर मतलब a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कंडीशन दी है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज मतलब इक्वल रहता है, सो ये तो नहीं है। नील पोर्टन मैट्रिक्स मतलब कौन सा भी एनी मैट्रिक्स रेस टू एनी पावर इज इक्वल टू 0, एंड इस के को क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी, ओके, idempotent मैट्रिक्स, यस, दिस इज आंसर। एंड हर्मिटियन मैट्रिक्स मतलब जो कॉन्जुगेट होता है उसका ट्रांसपोज वो इक्वल रहता है, मतलब अभी एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट मतलब अभी साइन हमने ऐसे चेंज किए, ओके, अभी इसका ट्रांसपोज निकाला, तो वो क्या आया, 6 4 प्लस आई 4 माइनस आई 5, फिर से ये मैट्रिक्स आया, मतलब A इज इक्वल टू ए एच से डिनोट करते हैं, मतलब ये मैट्रिक्स ए एच है, ये ए ट्रांसपोज है, एंड ये ए, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट matrix। There are also different types of matrices and eigen values, their properties, वो भी एक बार आप देख लेना। So next question, the convergence of which of the following method depends on initial assumed value। अभी देखो, there are many formulas or methods to predict the correct guesses or value। So Simpson formula हमने direct value put direct value and solve it, so ये नहीं है। Newton-Raphson method, yes, for determining the roots or exact value, we initially guess a approximate near value, so this is
correct one. Euler's method, it is used for differential. Runge-Kutta method is also used for numerical method. So not any guessing there. So Newton-Raphson is correct one. A single phase 150 volt electric motor, अभी numerical है from motor, absorb 8 ampere while running at 1500 rpm and developing 2.8 Newton meter of torque. The phase angle between voltage and current is 60 degree. What is the power efficiency? Efficiency मतलब हमें पहले आउटपुट और इनपुट निकालना पड़ेगा. सो पहले हम इनपुट निकाल लेते हैं. सो इसका फॉर्मूला है, जो cos phi है उसको हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं. ओके, दिस इज पावर फैक्टर. अभी हमें सब वोल्टेज दिया है, कितना है 150 वोल्ट इनटू करंट दिया है 8 एम्पियर एंड cos 60 डिग्री पे करंट फ्लो हो रहा है. सो 150 इंटू 8 इंटू cos 60 कितना होता है? 0.5 होता है. ओके, cos 60 0.5. ओके, देन इसका कैलकुलेशन किया 150 इंटू 8 इंटू 0.5, दिस इज 600. ओके, देन वैट. अभी आउटपुट निकालना है हमें, दैट इज 2 पाई NT, क्योंकि मोटर है एंड टॉर्क भी दिया है हमें. अभी हम निकालते हैं. सो अभी देखो 2 पाई तो वैसे रहेगा, रिवॉल्यूशन कितने है 1500 इंटू 2.8 अपॉन 60. अभी ये सॉल्व करते हैं हम. 2 पाई इंटू 1500 इंटू 2.8 upon 60, this is approximately 439.82. हम 440 मान के चलते हैं. ओके, अभी हमें इफिशियंसी निकालनी है, पावर इफिशियंसी. तो सीधी सी बात है, हम आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं. सो 440 ये अप्रोक्स लिया था हमने, तो ये कैंसिल हो गया. 22 अपॉन 30, 11 अपॉन 15. सो अप्रोक्स इतना आता है 0.73, that is 73%. okay, 73%. so C is the correct option. firstly ये इनपुट का फॉर्मूला है, VI cos phi, ये पावर फैक्टर है, हमने एंगल का वैल्यू डाला, देन आउटपुट 2 पाई NT अपॉन 60 एंड डायरेक्टली वैल्यू पुट किया, कोई हमने यूनिट चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. yes, consider the following statement related to electric circuit. Leading and lagging current are phenomena that occurs as a result of direct current. अभी देखो, जो लीडिंग या फिर लैग होता है वो एक्चुअली अल्टरनेट करंट में होता है, AC में. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. अभी देखो इस ये जो चूज द करेक्ट ऑप्शन में बहुत सारा रीडिंग में टाइम जाता है. आपको कंसेप्ट भी सब क्लियर चाहिए, क्योंकि मालूम होना चाहिए कौन सा राइट है कौन सा, तो इसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द केस ऑफ circuit having only resistance, the voltage and currents are in phase. Yes, correct. In a purely capacitive circuit, the current will lead the voltage. Yes. In a purely inductive circuit, the current will lag the voltage. मतलब उल्टा है दोनों. Okay, so only A is wrong, B C D is correct. इधर A, इधर भी A. So this is correct option. Okay, ये इलेक्ट्रिक. अभी देखो ये मतलब पेपर मतलब मास्टर कॉपी इसलिए, पहले मैथ्स के स्टैट्स के इलेक्ट्रिक प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम फेस करोगे तो सब क्वेश्चन लाइक मतलब मिक्स होते हैं, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना है. इसके लिए आपको मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, मैंने अभी बताया हम इस ईयर तो हमने मास्टर कोर्स लॉन्च नहीं किया, टाइम भी कम था और कंटेंट भी क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बहुत कम कंटेंट है. सो दिस इज मॉक टेस्ट बंडल. इट इंक्लूड्स मोर देन 30 मॉक टेस्ट, also full length mock test, then subject wise mock test, topic wise mock test according to the syllabus copy and
weightage, and there are different types of question like assertion and reason, statement type question, match the following numerical, choose the correct option, also analogies, etc. Also, there are 3 attempts for each test for avoiding mistakes and for practice purpose, and also previous year question paper with solution. Okay, and uh, 1-to-1 एवरी क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन का हमने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, और आपको कुछ भी डाउट होगा उसमें तो हम उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जाके वेबसाइट पे जाके ये परचेस कीजिए कोर्स, और इसमें ऑफर भी मतलब लगा है। जस्ट अभी देखो, आप एग्जाम के लिए जस्ट ओनली 40 to 50 डेज आर रिमेनिंग, सो लास्ट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मस्ट गो फॉर इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, again statement type question. AC generator carry slip ring while DC generator require a commutator. अभी देखो AC करंट में मतलब जो वोल्टेज होता है वो लाइक कम होता है, और जो स्लिप रिंग यूज होता है, एंड DC जनरेटर में कम्यूटेटर यूज होता है। वोल्टेज जनरेटेड इन एनी direct current generator is alternating and only becomes DC after it has been rectified by the commutator. Yes, so both statement are correct. ये मतलब डायरेक्टली आप जो आर.एस. खुरमी का बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसमें से आप कर सकते हैं। देन द एक्यूरेसी ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज हायर देन दैट ऑफ डिफेक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट। अभी नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपने फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज करके एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है। देन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर सुटेबल टू डायनेमिक मेजरमेंट कंपेयर टू डिफ्लेक्शन। नहीं, अभी नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्लो होते हैं, लाइक मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये मोस्टली जो स्टैटिक होती है उसके मेजरमेंट के लिए यूज होती है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है लेकिन सेकंड गलत है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट हाँ, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ओके, देन 5% increase in supply frequency will change the synchronous speed of motor by। अभी देखो, जो मोस्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी देखो सिंक्रोनस, अभी मैं बताता हूँ, जो ये है सिंक्रोनस इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इन सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम NS से भी डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है 120 इंटू F/P। अभी इसमें F क्या है तो फ्रीक्वेंसी है, ओके, एंड P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट। ओके, सो अभी देखो NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये 5% इंक्रीज हो रहा है तो ये भी 5% इंक्रीज होगा। ओके, सो D is correct option. Then next question is given below to again statement nahi, assertion then reason type question. Direct current series motors are suitable for buses, trolleys and trains. Yes, क्योंकि डायरेक्ट करंट का वोल्टेज ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जो AC करंट होता है वो होम अप्लायंसेस के लिए यूज होता है। DC सीरीज मोटर्स आर वेरिएबल स्पीड मोटर्स, पर DC सीरीज मोटर हम बस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मोर वोल्टेज पर, और उसका हम वेरिएशन कर सकते हैं, पर ये मेन रीजन नहीं है। उसका वोल्टेज ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए यूज होता है। मतलब दोनों तो स्टेटमेंट सही है पर रीजन सही नहीं है। सो बोथ A and R आर ट्रू बट रीजन इट नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, मतलब करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगेन चूज द करेक्ट। Consider the following statement about DC motor and generator. Starting torque of series motor is considerably greater than the shunt motor. अभी शंट मोटर में जो वाइंडिंग होती है वो पैरेलल में होती है। ओके, पैरेलल वाइंडिंग, तो इसमें जो ये होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क वो ज्यादा होता है। देन आर्मेचर इज द रोटेटिंग पार्ट, यस ये तो मतलब बेसिक है। Then in series motor the field is connected in series with armature. Yes, series motor are not suitable to drive device which must run at a high speed. नहीं मतलब यूज कर सकते हैं, so this is wrong.
इन शंट मोटर टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर कॉइल, नहीं, टॉर्क मतलब आर्मेचर कॉइल के मतलब उसके रोटेशन पे ऊपर डिपेंड होता है. सो ए बी सी आर करेक्ट. ए बी सी, यस. So this is one correct. Then next one is match the following. Like अभी देखो मेजरिंग सिस्टम दिया है एंड उसके कन्वर्जन प्रोसेस दिया है, मतलब कौन क्या कन्वर्ट कर रहा है. तो अभी देखते हैं पिटोट ट्यूब. अभी हमने पिटोट ट्यूब देखा है कि जो वेलोसिटी चेंज होती है मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब फिर उसके हिसाब से प्रेशर चेंज होता है. सो पिटोट ट्यूब इज नथिंग बट वेलोसिटी टू प्रेशर. ओके, हम कलर चेंज करेंगे. देन बर्डन ट्यूब. अभी बर्डन ट्यूब का क्या है, जो बर्डन ट्यूब इज लाइक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस. सो इसका भी मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब शेप चेंज होता है. ओके, तो मतलब वो डिस्प्लेस होता है. सो बर्डन ट्यूब इज प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट. देन नेक्स्ट वन इज थर्मोकपल, टेम्परेचर टू इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल. देन नेक्स्ट वन इज वेन्स. अभी वेन्स का वेलोसिटी टू फोर्स. ओके, एंड स्प्रिंग लास्ट वन force to displacement. Okay, so this is correct order. Pitot tube velocity to pressure, burden tube ये जितना प्रेशर गिरता है उसके हिसाब से चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट होती है. थर्मोकपल टेम्परेचर टू इलेक्ट्रिक करंट, वेन्स डायरेक्ट वेलोसिटी टू फोर्स. ओके, सो ए का 4, बी का 5th, ए का 4, बी का 5th. यस, this is A is correct option. Okay, then next question. The addition of two binary, yes, कंप्यूटर से भी मतलब एप्लीकेशन से भी बाइनरी डेसिमल देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उसके ऊपर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये बेसिक बेसिक टॉपिक है, उनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है. तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम. द एडिशन ऑफ टू बाइनरी क्वांटिटीज, नंबर दिए है हमें, ये टू एक्चुअली सब इधर होना चाहिए नीचे. ओके, विल बी. अभी देखो इसके कुछ रूल्स है. अभी हम पहले रूल्स देखते हैं. 0 + 0 होगा तो 0 ही होता है. 0 + 1 होगा तो 1 होता है. सो और 1 + 1 होगा, सॉरी, तो 1 प्लस होगा तो 0 होगा, बट 1 विल बी कैरी, 1 विल बी ऑन कैरी. ओके, देन 1 + 1 अभी 3 नंबर होगा तो इसका 1 होगा, पर अगेन 1 विल बी ऑन कैरी, कैरी ऑन होगा. ओके, तो अभी इधर देखते हैं हम. पहले तो 1 0 0 1 1 है एंड यह 1 1 1 है, तो अलाइन करने का. फर्स्टली अलाइन. ओके, एडिशन. अभी मैंने बताया 1 + 1, 1 + 1 0 होता है. ओके, बट 1 कैरी आता है. अगेन 1 + 1 + 1 1 होता है, पर 1 अगेन कैरी आता है. 0 + 1 1 होता है. अगेन 1 + 1 पर 0 होता है, पर 1 कैरी आता है. अगेन 0 + 1 1 होता है, पर 1 तो और है नीचे. अगेन 0 फिर 1 कैरी. 1 + 0 अगेन 1 एंड 1 + 1 0 होता है, पर 1 अगेन कैरी. यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट 1 आएगा. मतलब देखो 1 0 0 1 0 कहाँ पे है क्या, 1 0 0 1 0. यस, फर्स्ट ऑप्शन. आपको समझ में आया कैसे करना है. पहले 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 0 होता है, पर 1 कैरी होता है, कैरी ऑन होता है. देन अगेन 1 + 1 + 1 3 टाइम्स होगा तो आंसर 1 आएगा, पर 1 कैरी आएगा. तो इससे हमने सॉल्व किया. फर्स्टली अलाइन ऑल डिजिट्स, देन सॉल्व इट. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are interrupt in inputs of 8085 microprocessors? ये अभी मतलब तब का सिलेबस में होगा, अभी तो नहीं आएगा. Then trap RST 7.5, RST 10.5, RST 5.5 एंड RST इसमें सिर्फ ये 10.5 बिलोंग नहीं करता, RST 6.5 आता है. ओके, सो बाकी के तो सब करेक्ट है, ए बी डी. ओके, इसमें सिर्फ ये रॉन्ग है, मतलब ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल मतलब फैक्चुअल. ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इट्स करेक्टनेस, मतलब कौन से करेक्ट है.
First one is in kinematic chain, the relative motion between the links is completely constant. Yes, correct. This a kinematic chain is also known as mechanism when of all links are fixed. No, only one link fix होगी तो भी चलेगा. Okay, so this is wrong. The mechanism forms a structure when number of degrees of freedom is 0. Yes, जो number of freedom है वो 0 होगी. In kinematic chain, quaternary joint is equivalent to 2 binary joints. No, यहाँ पे 3 होना चाहिए. Okay, so ये भी wrong है. So A and C are correct. Okay. Then next one is अभी numerical है. Yes. An engine running at 150 RPM drives a line shaft by means of a belt. ये मटेरियल हैंडलिंग पे भी बोल सकते हैं या वह स्ट्रक्चर पे. द इंजन पुली इज 750 mm डायमीटर एंड द पुली ऑन द लाइन शाफ्ट बीइंग 450. अभी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. तो हमें फॉर्मूला मालूम है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है. तो पहले हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं. N1 डायरेक्ट मालूम है हमें 150 RPM दिया है. डायमीटर भी मालूम है हमें इंजन पुली का 750 mm दिया है. N2 हमें नहीं दिया है, लाइन शाफ्ट पुली. और हमें डायमीटर, लाइन शाफ्ट का डायमीटर मालूम है, लाइन शाफ्ट पुली. ओके, 450. तो हम N2 निकाल लेते हैं. तो ये 150 1 जा 150 153 जा 450 750 अपॉन 3 250 आया. ओके, N2 हमारा आया 250 RPM. अभी हमें निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आगे का क्वेश्चन. 900 mm डायमीटर पुली ऑन द लाइन शाफ्ट ड्राइव्स 150 mm पुली. अभी हमें ये तो सेम रहेगा. ओके, अभी हमें N2 मालूम है 250 और डायमीटर कितना है पुली का 900, क्योंकि वो ही आगे रोटेट होगा ना. ओके, N3 हमें निकालना है, इधर दिया है द स्पीड ऑफ डायनामो शाफ्ट. और डायनामो पुली का डायमीटर कितना दिया है 150. ओके, सो इधर सॉल्व करते हैं हम. N3 इज इक्वल टू 250 इंटू 900 अपॉन 150. 0 0 गेट कैंसल. 15 1 जा 15 15 6 जा 90. So 250 into 6, it is nothing but yes 155 1500 RPM. डायनामो पुली शाफ्ट का RPM 150 RPM. यस. ओके, फर्स्टली ये बेसिक फॉर्मूला N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2. हमने इंजन का मतलब ये डाला RPM, लाइन शाफ्ट का सॉरी RPM देन लाइन शाफ्ट का डायमीटर. अगेन N2 हमें निकालना था एंड 450 हमें दिया है. ओके, उसके हिसाब से उसके ऊपर से N2 निकाला. फिर हमें डायनामो पुली का स्पीड ऑफ डायनामो पुली का डायमीटर दिया था और स्पीड ऑफ डायनामो शाफ्ट निकालना था, वो निकाला हमने. नेक्स्ट वन, अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू regulate the mean speed of engine when there are variation load. Yes, the main function of governor is to maintain the speed with varying load. Okay, so this is correct. A governor is said to be hunting if the engine remains. No, hunting का meaning ये है fluctuation in speed, fluctuation or we can say variation in speed, not constant. ओके, सो ये तो पूरा रॉन्ग है, मतलब पूरा लाइक ऑपोजिट. सो स्टेटमेंट 1 इज राइट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड फ्लूइड कैन एक्सीड दैट हॉट फ्लूइड. नो, मतलब वो तो मतलब हाई टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन उससे कम ही रहता है. इन काउंटर पैरेलल फ्लो में दोनों सेम डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड
and cold fluid. But in counter flow में like this way. Okay. और हमेशा याद रखना जो टेम्परेचर है मतलब हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में फ्लो होगा, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका कम होगा, मतलब दोनों मोड एक स्टेज पे आएगा. इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड कैन नॉट बी हायर देन दैट ऑफ हॉट फ्लूइड. यस, करेक्ट. वो हायर नहीं जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके. Again, match the following at process and their characteristics. Now adiabatic process. Adiabatic process मतलब heat is zero, मतलब heat ही transfer नहीं हुआ है तो heat transfer is zero. Then isolated. Isolated मतलब पूरा पैक बंद, closed system, तो उसमें कुछ होगा ही नहीं. No changes in no exchange of heat and matter, मतलब close है तो कुछ होगा ही नहीं. जैसे थर्मास एक एग्जांपल पकड़ लो. देन नेक्स्ट वन इज, ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, आइसोथर्मल प्रोसेस. अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो मतलब कुछ जीरो रहेगी क्योंकि कुछ टेम्परेचर वेरी हो नहीं रहा है. ओके. एंड आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज जीरो. अगेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ओके, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो ए का हमारा आया था फर्स्ट, बी का फोर्थ, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ. यस, सो दिस इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऐसे देखो कितने एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो इसका भी लाइक मोस्टली 10 to 15 आर एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन, 10 to 15 आर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आर देयर. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. एसेशन है बॉडीज रेडिएट हीट एट ऑल टेम्परेचर, रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर. अभी देखो कितना भी लो टेम्परेचर हो या फिर कौन से भी स्टेज पे कुछ ना कुछ बॉडी रिएक्ट होती है, मतलब रेडिएशन रेडिएट करती है एनर्जी. सो दिस इज राइट. रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट is proportional to fourth power of absolute. Yes, according to कौन सा लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. ये क्या हो गया? ओके. अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो रेडिएशन रेट है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है. ओके, यहाँ पे प्रोपोर्शनल, और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है पता, तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4. ये भी आ सकता है, क्या पता. तो अभी देखो दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं ना. ये लॉ मतलब टेम्परेचर के बारे में बता रहा है पर ये सिर्फ बता रहा है कि वो रेडिएट करता है हीट. तो बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द असम्पशन मेड इन derivation of Bernoulli's theorem. अभी Bernoulli's theorem, the fluid is ideal और viscosity is zero. अभी आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, विस्कोसिटी ये मतलब करेक्ट है. द फ्लो इज स्टेडी स्ट्रीम लाइन. यस, मतलब स्ट्रीम स्टेडी और इन स्ट्रीम लाइन होना चाहिए. द फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल, इसका ही सेम मीनिंग होता है. द फ्लो इज इरोटेशनल. यस. द फ्लो इज कॉम्प्रेसिबल. नो. मतलब ये सब मैच हो रहे कंडीशन, मतलब ए बी सी डी. ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये, बेसिक. मतलब अजम्पशन भी हमें याद होने चाहिए कि कौन से थ्योरम या फिर प्रिंसिपल क्या है. देन अ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन व्हाइल बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और हम कह सकते हैं a v और रो इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके. एंड जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो है p अपॉन रो g प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगेन इसको हम LHS इज इक्वल टू RHS कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स. बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू वेंचुरीमीटर एज वेल एज ओरिफिस मीटर. दोनों मतलब यूज कर सकते हैं हम. तो दिस इज लाइक बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, numerical. A sample of silt clay has a volume of 15 centimeter cube. A total mass of 30 gram
सॉइल का है अ ड्राई मास ऑफ 27 ग्राम एंड ड्राई मास ओके ये टोटल हो गया एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस से डिनोट कर रहा है वॉइड रेशियो हमें सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं वॉइड रेशियो हमें निकालना है ओके सो फर्स्टली हमें ये भी लगेगा डेंसिटी ऑफ वाटर जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लेते हैं सो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज वीएस तो मास अपॉन वॉल्यूम सॉरी मास अपॉन डेंसिटी तो ये तो दिया है 27 स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है हमें एंड ये 1 आया सो 2.7 हाँ 10 सेंटीमीटर क्यूब अभी ये आया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और हमें अभी टोटल वॉल्यूम दिया है तो हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना है जो कि डिनोट होगा वी और वी सफिक्स से टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लाइक 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब और इसका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लाइक 5 अपॉन ये आया था 10 लाइक 0.5 ओके 1/2 दैट इज सो क्या है ऑप्शन यस सी सिंपल क्वेश्चन था ये भी इससे पोरोसिटी भी हम निकाल सकते हैं पूछा तो नेक्स्ट which of the following correction are applied to hydrometer reading during sedimentation analysis okay so there are temperature correction yes meniscus correction yes अभी देखो ये जो कर होता है तो इससे अफेक्ट होता है रीडिंग्स ओके so this is correct one then next option is humidity correction there is no any relation of humidity moisture correction not applicable and floating agent correction for dispersing agent for sorry accounts for dispersing agents okay so this is again correct so temperature correction meniscus correction and defaulting agent correction so A B and E are correct so C तो नहीं है D भी नहीं था okay so D option is correct next question again statement type question देखो the lateral pressure exerted by the soil when the retaining wall moves away from the backfill is generally known as active earth pressure of the soil yes correct है ये भी मतलब बेसिक है Rankins theory of earth pressure assume that back of wall is horizontal and smooth there are assumption the surface should be smooth okay and horizontal so ये भी correct है so both statement are correct statement 1 and 2 then next one is the minimum water content at which the soil just begin to crumble when rolled into the thread of 3 mm in diameter is known as liquid limit लिक्विड लिमिट में क्या होता है जब सॉइल लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट होती है प्लास्टिक स्टेट यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन देन परमेबिलिटी लिमिट इसका मतलब कोई मतलब ऐसा रिलेशन नहीं इससे एंड जो श्रिंकेज लिमिट होता है वो 1 मिनट में बताता हूँ आपको हाँ वाटर कंटेंट बिलो विच नो फर्दर एनी मतलब वो वॉल्यूम रिडक्शन नहीं होता है ओके 1 minute yes water content below which no volume reduction on drying occurs on drying okay this is known as shrinkage limit ये भी मतलब एक concept था तो इसका correct option है plastic limit then consider the following statement for its correctness at neutral axis there is no stress of any kind no there is no any bending stress no bending stress is there but there is another stress is present like
Yes, sorry, but shear stress is present. So this is wrong. Neutral axis of a section always passes through its centroid. Yes. Moment of any area about an axis passing through its centroid is equal to 0. Correct? क्योंकि वो सेंटर से जाता है. According to theory of simple bending, all layers above the neutral axis are subjected to compression. No. वो मतलब according to compression के ऊपर मतलब नहीं डिपेंड होता है. In case of a symmetrical section like square, rectangle and circle, or neutral axis passes through geometric center. Yes, this is also correct. So A is wrong. B, C and D. Sorry, B, C and E. Okay, these are correct. B, C. Yes, option C is correct. Okay, so next one. The cost of operation of an implement in an area of y hectare is given by 20 plus 15y, while the revenue from the given area by 200 plus 15y. मतलब ये revenue है और ये investment है. What will be the total area of operation by the machine to achieve break even point? अभी break even point क्या होता है? वहाँ पे loss equal to profit. Loss मतलब loss भी नहीं और कह सकते हैं प्रॉफिट भी नहीं है. मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट. मतलब उसको हम इधर क्या कह सकते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही रेवेन्यू है. ओके, तो इधर हमने डायरेक्टली दिया है, हमें जस्ट हमें इक्वल सॉल्व करना है. ये इधर आया 10y हुआ 180, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, y इज इक्वल टू 18. सो 18 हेक्टर. यस, सिंपल. हमें एरिया ऑफ ऑपरेशन निकालना था. ओके, सिंपल था एकदम. दोनों इक्वल करने थे. ब्रेक इवन कंडीशन दिया था, पर ये मालूम होना चाहिए कि ब्रेक इवन कंडीशन क्या है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ हिल ड्रॉपिंग मेथड ऑफ सोइंग अ ग्रुप ऑफ सीड आर ड्रॉप एट. अभी जो ये मतलब ये भी बेसिक है, लाइक ड्रिलिंग, उसके बाद डिपिंग जैसा हिल ड्रॉपिंग है. उसमें हम फिक्स फेसिंग पे ड्रॉप करते हैं नंबर ऑफ सीड, नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर. ओके, सो ए इज ऑप्शन करेक्ट. Thermal efficiency of a spark ignition engine increases with the increase of simple compression ratio. इसीलिए पेट्रोल इंजन का compression ratio डीजल इंजन से ज्यादा होता है. सिंपल है ये भी. compression ratio बढ़ेगा, ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा थर्मल इफिशियंसी होगी. ओके, the main drive wheel diameter of 7 into 20 centimeter seed drill is 140 centimeter. During calibration, the total weight of the grain collected after 20 duration of drive, total weight दिया है, seed weight. Calculate the seed rate in kg per hectare of seed drill neglecting wheel slippage. मतलब कुछ slippage और losses नहीं है. तो पहले हम width निकाल लेते हैं यहाँ से. So firstly we find width 7 into 20 like 140 centimeter. That nothing but 1.4 meter. Okay. Now again उन्होंने दिया है हमें diameter 140 सेंटीमीटर. वो भी मतलब कभी कभी वो वैल्यूज भी ऐसे देते हैं कि कैलकुलेटर जितना कम इस्तेमाल कर सके या लॉजिक ट्रिक लगा सके, वो भी हमें यूज करना है, नहीं तो बहुत टाइम उसमें कैलकुलेशन में हम वेस्ट करते हैं. ओके, सो ये भी हो गया हमारा. अभी हम सरकमफरेंस निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि वो कितना रोटेट हो रहा है. 2 पाई आर, यहाँ पे हमें 2r मतलब ही डायमीटर होता है. सो 22/7 इंटू डायमीटर 1.4. सो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं अभी हम. पाई इंटू 1.4,
4.398 मीटर। ओके, अभी हमें टोटल वेट ऑफ ग्रेन कलेक्टेड 20 रिवोल्यूशन, मतलब टोटल कितना एरिया कवर किया है, टोटल एरिया कवर्ड। तो अभी देखो हमें 4.398 इंटू 1.4, ये एक रिवोल्यूशन के लिए हो गया, इंटू 20 फॉर 20 रिवोल्यूशन। ओके, तो ये कैलकुलेशन करते हैं 4.398 इंटू 1.4 इंटू 20, तो ये आया अप्रोक्स 123.144 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आया है। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, सीड रेट निकालना है, सीड रेट, और वो भी किसमें, केजी पर हेक्टर, सॉरी हेक्टर में। सो ये तो दिया है हमें 0.154, कलेक्ट कितने सीड कलेक्ट किया हमने केजी में, और हमें डिवाइडेड बाय एरिया करना पड़ेगा, इतना ही ना, पर वो तो मीटर स्क्वायर में है, तो इंटू 10,000 करना पड़ेगा हेक्टर के लिए। ओके, सो ये अभी डायरेक्टली सॉल्व करो तुम, 0.154 अपॉन 123.144 इंटू 10,000, अप्रोक्स 12.50 केजी पर हेक्टर आया है क्या ऐसा कुछ, यस 12.5, एकदम परफेक्ट आया हमारा आंसर। सो दिस इज सिंपल वन, विड्थ निकाला हमने, डायमीटर दिया था, सर्कमफरेंस निकाला, टोटल एरिया निकाला फॉर वन रिवोल्यूशन, विड्थ इनटू डायमीटर, सॉरी सर्कमफरेंस इनटू विड्थ किया, पर हमें 20 रिवोल्यूशन के लिए निकालना है, तो इनटू 20 किया, एंड डायरेक्टली सीड रेट, सीड वेट ऑफ सीड कलेक्टेड अपॉन एरिया, और मीटर स्क्वायर का हेक्टर के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई किया। सो सिंपल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pair of bullocks exert 120 kg pull at 30 degree Celsius to the vertical, वर्टिकल दिया है, मतलब पहले ही समझ रहे हैं, साइन यूज करना है। द स्पीड ऑफ फ्लोइंग इज 1.35 किलोमीटर पर आवर एंड वी शेप फरो हैविंग 25 सेंटीमीटर विड्थ एंड 10 सेंटीमीटर डेप्थ इज फाउंड, कैलकुलेट द हॉर्स पावर, मतलब एचपी निकालना है। सो ओके, सो पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स। सो इसका फॉर्मूला है पावर इनटू, सॉरी फोर्स के लिए हमें यस मास इनटू वेलोसिटी। सो ये 120 आया, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट मैं क्रॉस चेक करता हूँ, सॉरी। यस, हमें पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, लाइक ये पुल दिया है, सॉरी, सो P इज इक्वल टू 120 साइन 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल है इसलिए, नहीं तो कॉस लेते हम। सो 120 इंटू ये कितना हो गया हमारा 1/2, लाइक 60 kgf। ओके, यहाँ तक तो सही है अभी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, पावर निकालना है, अभी फोर्स इंटू वेलोसिटी आएगा, मैं वही कंफ्यूजन हो रहा था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो ये तो मालूम है हमें 60 एंड वेलोसिटी 1.35, अभी ये kgf में है, और ये आपको तो मालूम होगा 1 HP इज इक्वल टू 75 kgf, मतलब क्या बोलते हैं SI यूनिट में, तो 1.35 किलोमीटर पर आवर है, इसका कन्वर्जन हमें मीटर पर स्क्वायर में करना पड़ेगा। सो ये कितना आता है, 1.35 इंटू 1000 अपॉन 3600, 0.375 मीटर पर सेकेंड। सो ये लिख लेते हैं हम। सो इसका कैलकुलेशन करेंगे अभी, 60 इंटू 0.375 22.5 आता है पर kgf में, पर हमें किस में निकालना है, HP में, हॉर्स पावर पूछा है। सो डायरेक्टली इन HP 22.5 अपॉन 75,
सो ये भी कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0.3. यस, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सिंपल है. पहले हमने पुल मतलब ये निकाला फोर्स 120 इंटू साइन 30 क्योंकि वर्टिकल है. ओके, देन पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी वो आया केजीएफ में, उसको कन्वर्ट किया एचपी में. ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस. अभी ये भी अप्रोक्स डायरेक्ट मतलब वैल्यू है 30%, और ड्यू टू 30% ड्यू टू क्लाउड्स, particles in air, vegetation, etc. Okay, other factors. So almost 30% जो रेडिएशन है वो फिर से स्पेस में चले जाते हैं, आज तक रीच ही नहीं होते. ओके, देन नेक्स्ट वन, द हैंडल हाइट ऑफ पुश पुल टाइप मैनुअल वीडर फॉर वर्कर्स विथ एवरेज एक्रोमियल, लाइक इसको हम शोल्डर भी बोल सकते हैं. बहुत दिनों बाद ले रहा हूँ लेक्चर इसलिए. हाइट ऑफ 135 सेंटीमीटर नीड टू बी. तो इसका भी एक फॉर्मूला है, अप्रोक्स 70% हम लेते हैं इसके. ओके, सो कितना हुआ ये कैलकुलेट कर सकते हैं हमें, 94.5 हो रहा है. ये अकॉर्डिंग टू सीआई भोपाल या जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्ट फॉर्मूले है. सो हम इसको 95 कह सकते हैं. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज transmissibility of vibration intensity from tractor body to drivers. It is function of first one is damping ratio. yes, जो damping ratio होता है वो क्या करता है, like control how much vibration is absorbed or transmitted. Damping ratio predicts or controls how much vibrations are absorbed or transmitted. ओके, और जो लाइक चेजिस फ्रीक्वेंसी, अभी चेजिस फ्रीक्वेंसी क्या करता है, लाइक जो रेजोनेंस होता है और हम कह सकते हैं जो वाइब्रेशन होता है उसको अफेक्ट करता है. ओके, अफेक्ट्स रेजोनेंस एंड वाइब्रेशन ट्रांसफर एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीट. इसका भी बताता हूँ मैं, लाइक यस, ये जो सिस्टम रिस्पॉन्स होता है वाइब्रेशन का वो डिटेक्ट करता है. डिटेक्ट्स, ये थोड़ा टॉपिक मतलब अलग था, एर्गोनॉमिक्स से, फ्रॉम एर्गोनॉमिक्स. डिटेक्ट्स वाइब्रेशन. ओके, इनपुट एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, नो, इसका कुछ रिलेशन नहीं है. सो ए बी सी आर करेक्ट. ओके, इनपुट एम्पलीट्यूड इसका नहीं रिलेशन कुछ ट्रांसमिसिबिलिटी से. ओके, सो डैम्पिंग रेशियो, ट्रेसिस फ्रीक्वेंसी एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोलियम, इधर आर बाकी है. ये टोटल रेडिएशन मेजर करने के लिए यूज होता है. सो दिस इज नथिंग बट बीम रेडिएशन, टोटल रेडिएशन. ओके, मेजर्स टोटल रेडिएशन. देन रोटर विंड टर्बाइन, जो विंड टर्बाइन के रोटर होते हैं. ओके, देन ये तो हो गया. नाउ फ्यूएल सेल. फ्यूएल सेल क्या करता है, जो एनर्जी होती है वो सोलर एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. देन गैसिफिकेशन. गैसिफिकेशन इज नथिंग बट conversion of biomass. Okay, then in partial combustion, with partial combustion. Okay, so it is related to, sorry, related to biomass, partial combustion होता है. and solar cell
photon energy of light, like it converts light energy into chemical energy. Okay, so इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए का बीम टोटल रेडिएशन मेजर करने के लिए यूज होता है पायरोनोमीटर. रोटर विंड टर्बाइन के लिए यूज होते हैं. डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड अगेन सब टाइप्स. फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. गैसिफिकेशन रिलेट टू बायोमास, पार्शियल कंबशन. ओके, सो ए का आया सेकंड, बी का आया थर्ड, सी का आया फर्स्ट, ए का आया सेकंड, बी का आया थर्ड. यहाँ तक करेक्ट है, यही करेक्ट है. डी का फिफ्थ है क्या? हाँ, यस. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो कभी कभी इलिमिनेशन मेथड भी यूज करना होता है. अगेन मैंने आपको मिस किया होगा तो देयर आर मॉक टेस्ट बंडल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट फॉर ICAR PG एग्जामिनेशन, आल्सो यूजफुल फॉर your semester examination and other examination. It includes all the core departments and also miscellaneous topics like mathematics, statistics, electric motor, probability, and again all topics like syllabus wise, topic wise question paper mock test, again subject wise and full length mock test. Also there are 3 attempts per test for practice and avoid mistake. You can solve according to the exam time. Also each question is provided with full explanation. If you have any doubt, please feel free to ask. Okay, so please purchase, go to the website of AgriAddict and apply the coupon code. You get 50% discount. Okay, this is useful for you because of revision is very important in the end. Okay, then next question, like 40, there are part 1 and part 2 is there. So next question, the Indian tractor driver has suffered more than 70% of spine deformation. This type of deformation occurs due to vibration, yes. Continuous vibration, it is not feasible. Shock, yes. Due to uneven field terrain, there are shocks. Bad sitting posture, yes. All 3 are correct. So A, B, C. अभी देखो यहाँ पे like all option are correct, but according to answer key A and B only are correct. Okay. Then next one is, which of the following term indicates the adaptability of particular field to row crop operation? Yes, here field machine index is like predicts the suitability of adaptability of a machine to work field to row crop operation. Then field performance index, how it efficiently performs on field comparable to theoretical. Machine performance index, how efficiently the machine is performed. Okay. Then mechanization index, it is term to predict how the mechanization level is takes place, how percentage is. India is on 47% mechanization in India is there now today. Oh, according to last year report, sorry. Then again assertion and reason type question. Operating with restrained links rather than the free links provides greater tractive ability. Yes, operating with restrained links increases the vertical load on the tractor. अभी देखो, जो हम जब अप्लाई करते हैं लोड तो फ्रंट व्हील से वो रेयर व्हील तक आता है, तो वो लोड बढ़ता है रेयर व्हील पे. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. सो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि रेयर व्हील पे बढ़ता है इसलिए वो अट्रैक्टिव एबिलिटी मतलब ज्यादा होती है. सो बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन assertion. Now consider the following statement. Okay, effective operating time per hectare is less than the theoretical time per hectare. ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि theoretical टाइम में हम फुल रेटेड स्पीड पे फुल मतलब जितना वर्क है वो विड्थ लेंथ है वो कवर करते हैं, लेकिन इफेक्टिव फील्ड जो ऑपरेटिंग टाइम है उसमें हम लॉसेस, रिफ्यूलिंग, डिलेज, डैमेज मतलब वो सब इंक्लूड रहता है. तो एवरी टाइम इफेक्टिव ऑपरेटिंग इज ग्रेटर देन theoretical, क्योंकि इसमें हम कुछ कंसिडर नहीं करते, तो ये रॉन्ग है. Disc blades sharpen from the concave side penetrate more readily than disc blade sharpen on concave. Yes, जितना हम concave side से करें वो ज्यादा penetrate होगा,
ओके, क्योंकि उसका फेसिंग स्कोरिंग ऑकर्स sorry, scoring occurs as long as the frictional resistance at the soil tool interface is less than the resistance. Yes, जो एडिशन है, एडिशन फॉर बिटवीन सॉइल एंड इम्प्लीमेंट मटेरियल, वो ज्यादा होना चाहिए किससे, कोहेजन बिटवीन टू सेम कंपोनेंट. ओके, so this is again correct. Small diameter disc penetrate more readily than average, sorry, large. Yes, जितना स्मॉल होगा उतना वो फोकस मतलब उसमें जो एरिया है वो उसमें ही वो ज्यादा पेनेट मतलब ये होगा, कवर करेगा एरिया. तो दिस इज आल्सो करेक्ट. सो बी सी डी आर करेक्ट. यस, इसमें तो अब मैंने बता दिया कि इफेक्टिव टाइम हमेशा ज्यादा ही रहता है. दिस इज ऑल करेक्ट. टिल्ट एंगल एंड डिस एंगल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी ऐसे मतलब ऑप्शन में टिल्ट एंगल बढ़ा है तो क्या होगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा कम होगा, डिस एंगल से क्या इफेक्ट होगा, वो भी आप मतलब करके रखना. हम तो वैसे मैराथन लेने वाले हैं डिपार्टमेंट वाइज. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द depreciation of for any year is taken as a constant percentage of remaining value at the beginning. स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यस, इसमें अकॉर्डिंग टू ईयर वो चेंज होता है परसेंटेज. एस्टिमेटेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड, ओके, सम ऑफ द ईयर बेस्ड ऑन सैल्वेज वैल्यू. So only declining balance method is correct. B. Which of the following are bulk flow seed meeting system? Fluted roller, yes. Inclined plate, अभी देखो इसमें 1 by 1 सीड होता है, प्रिसीजन. तो ये नहीं है. न्यूमेटिक सीड, ये भी सेम है. इंटरनल डबल रनर, ये कह सकते हैं, यस. स्टेशनरी ओपनिंग विथ एगिटेटर, यस, ये भी है. सो ए डी एंड ई, ये दोनों नहीं, ये प्रिसीजन है और 1 by 1 सीड इसमें अप्लाई होता है, पर इसमें लाइक हम बल्क में सीड कर सकते हैं ड्रॉप या फिर सोइंग. यस, देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम टाइप्स ऑफ मोल्ड बोर्ड. ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, सो आप डायरेक्टली आंसर इसका कर सकते हैं. जनरल पर्पस मीडियम कर्वेचर होता है, टर्न्स सॉइल जेंटली एंड, ये तो मतलब सिंपल है. सो एक का थर्ड, ये दोनों ऑप्शन तो गए. कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना चाहिए. अभी एक ही ऑप्शन बचा है. स्टबल, स्टबल मतलब जो ऑलरेडी प्रीवियस क्रॉप का जो ये बचा है स्टबल, उसके ऊपर हम टिलेज करते हैं, तो इसका क्या होगा. ये तो लॉन्ग नहीं रहता है, तो ये तो ऑप्शन गया. ये शॉर्ट, यस, short and relatively broad moldboard curve are abruptly near the top and give through pulverization. Yes, so this is correct. Then C sword type, इसका तो डायरेक्ट है, लॉन्ग मोल्डबोर्ड एंड गिव्स. हाँ, ये जो होता है वो स्टबल और सोड के बीच में होता है जनरल पर्पस. ओके, इसलिए मीडियम कर्वेचर है. एंड जो स्लैट होता है वो प्रेफर फॉर मोर स्टिकी सॉइल वेयर इट इज डिफिकल्ट टू स्कोर. ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ये जो जगदीश्वर साई की बुक है उसमें डायरेक्टली दिया है टाइप्स ऑफ एमबी फ्लो. कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे बुक पढ़ते हैं पर कंसेप्ट नहीं याद रखते. कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. ओके, एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज weight transfer inverse reduction of soil reaction at front wheel and corresponding increase of soil reaction. yes, मैंने अभी बताया, जैसे आगे वेट आया वो फ्रंट व्हील से रेयर व्हील पे ट्रांसफर होता है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें तो ए है ही नहीं, इस दोनों अभी है. वेट ट्रांसफर इनवर्स रिडक्शन ऑफ सॉइल रिएक्शन एट रेयर व्हील एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ सॉइल रिएक्शन, नहीं. वेट ट्रांसफर फ्रंट व्हील टू रेयर व्हील हो रहा है, तो रेयर व्हील पे जो सॉइल रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी. So this is a wrong one. Weight transfer is not helpful in 4-wheel drive tractors. Okay, ये भी मतलब
करेक्ट, सॉरी रॉन्ग है क्योंकि हेल्पफुल है। वेट ट्रांसफर इज नॉट हेल्पफुल, नहीं ये भी रॉन्ग है। वेट ट्रांसफर इज हेल्पफुल फॉर, यस यस। अभी देखो यही स्टेटमेंट उल्टा करके दिया, मतलब क्वेश्चन बड़ा है, सिर्फ रीडिंग आपको मतलब ज्यादा टाइम आपका चला जाए। सो ए ई एंड एफ करेक्ट, ओके। सेम सिर्फ उल्टा किया है, दो दो वर्ड निकाल के, मतलब एक एक वर्ड निकाल के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, चीजर टाइप टिलेज टूल्स ब्रेक अप द सॉइल विदाउट इन्वर्टिंग, यस। डायरेक्ट ब्रेक करता है। डिस्क ब्लेड शार्पन फ्रॉम, ये सेम देखो स्टेटमेंट उधर भी था, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, और इधर भी है सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट, ओके। देखो मतलब कितना ये है, ओके। वी बेल्ट्स आर एम्प्लॉयड इन अ एग्रीकल्चर मशीनरी एप्लीकेशन इन विच इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन एग्जैक्ट स्पीड रेशियो, यस। हम भी मतलब स्पीड रेशियो वेरी कर सकते हैं, ओके। सो ए आर करेक्ट, ए इज करेक्ट। वी बेल्ट्स आर नॉट सुटेबल फॉर, यस, दे आर सुटेबल फॉर मीडियम वेट, ओके। तो ये भी करेक्ट है। सो अगेन, if the ratio between tight side, one minute, so this is pulley and this is belt, so this is tight side and slack. so जब टेंशन ज्यादा होगा तो बेल्ट स्लिपेज विल एक्सेसिव, सो ये भी करेक्ट है। एग्रीकल्चर वी बेल्ट्स आर डिजाइन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड बाय रबर, इसमें अभी देखो ये तो है नो डाउट, पर इसके साथ साथ जो लेंथ ब्रेड इसके स्टैंडर्ड्स भी हम इंक्लूड करते हैं, ओके। ओनली मटेरियल के नहीं इंक्लूड कर सकते। बेल्ट डिजाइन स्पेशली फॉर वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स आर नैरोअर देन, नो, नैरोअर कैसे हो सकते, लाइक तो ये भी रॉन्ग है। सो ओनली ए बी सी आर करेक्ट, यस। ये मतलब राइट है, पर इसके साथ साथ ये भी मतलब होना चाहिए इंक्लूड। देन अगेन ये तो नैरोअर नहीं हो सकते, सो ये दिस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, weight transfer from drawer pull increases the soil reaction against front wheel and decrease, नहीं ये भी देखो एक ही टॉपिक पे देखो, तीसरा क्वेश्चन है, बार बार वो यही उस पे फंसा रहे, मतलब बच्चे आंसर रॉन्ग करे। मैंने अभी बताया रियर व्हील पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज दिस, एंड यहाँ पे डिक्रीज होगा, ओके। so this is wrong one. Then for tow wheel torque is 0, yes correct, and for self propelled wheel pull is 0, starting pull जो होता है वो 0 होता है, okay. so this is correct one, so statement 1 is incorrect but statement 2 is correct, okay. देखो कितना मतलब फास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज, देखो फिर assertion and reason, the cylinder wall temperature of air cooled engine is great sorry in is generally higher than that of water cooled engine, yes correct, क्योंकि जो एयर का टेम्परेचर होता है वो एयरफॉल या इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, और जो वाटर कूल्ड इंजन में क्या होता है, जो कूलेंट है वो ऑलरेडी फिक्स, मतलब हम पहले से वो हम डाल के रखते हैं, और वो उनका नेचुरली वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, पर एयर का वैरी होता है। द कंट्रोल ऑफ सिलेंडर, ये करेक्ट है, सॉरी, द कंट्रोल ऑफ सिलेंडर टेम्परेचर इज मोर डिफिकल्ट इन एयर कोल्ड इंजन, यस बराबर है। क्यों, मैंने अभी बताया एयर का जो टेम्परेचर होता है, स्पीड होता है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। सो बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट अभी देखो जो वॉल टेम्परेचर है इसका और जो कंट्रोल का है उनका कुछ रिलेशन नहीं है, बट बोथ आर करेक्ट, बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। देन नेक्स्ट वन, for the same compression ratio the efficiency of diesel cycle approaches that of auto cycle। अभी देखो इसका जो फॉर्मूला है, मैंने एक मिनट हम लिखते हैं, यस, जो ये मतलब याद है, 1 माइनस RC-1 भी कह सकते हैं हम, माइनस
सॉरी, ओके, ये ऊपर है, ओके। सो इसमें क्या लिखा है, अप्रोचेस टू ऑटो साइकिल, मतलब ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, इतना ही टर्म हमें चाहिए, ओके, बराबर है। और आरसी इज नथिंग बट कट ऑफ रेशियो, दिस इज कट ऑफ रेशियो, सो इट अप्रोचेस टू 1, ओके। सो इस फॉर सेम कंपैरिजन रेशियो हमें चेंज नहीं करना है। सो डीजल इंजन के एफिशिएंसी ऑटो साइकिल से मैच करने के लिए कट ऑफ रेशियो 1 होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट वन, एज द कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज, अभी देखो कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज हुआ तो एग्जॉस्ट गैस मतलब वो बर्न आउट ज्यादा हो गए, तो इसकी वजह से जो एग्जॉस्ट पोर्ट पे टेम्परेचर बढ़ेगा, सो एग्जॉस्ट टेम्परेचर विल इंक्रीज, सिंपल बात है एकदम। देन एन एग्रीकल्चर वर्कर एक्सपायर्ड 150 liters of air having 16% oxygen in 5 minutes, expired air expelled भी बोल सकते हैं, what is the oxygen consumption in liter, इधर expelled कर दो, ये भी चलेगा, in liter per minute to perform the activity। अभी देखो ऑक्सीजन एक्सपायर्ड इन एयर कितना है 16%, एंड एक्चुअल में कितना रहता है 21%। सो कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन यूज्ड 21 माइनस 16, 5% यूज हो रहा है, ओके। टोटल वो कितना कंज्यूम कर रहा है 150, सो हमें 5% ही करना है, मतलब ऑक्सीजन यूज्ड इन 5 मिनट्स कितना है वो 5% ऑफ 150 लीटर, सो 5/100 इंटू 150, या 2, या 3, 7.5, ओके। बट ये आया कितने के लिए 5 मिनट्स के लिए, और हमें कितने 1 पर मिनट चाहिए, ओके। ये देखो 5 इंटू 3 15 15 फॉर सॉरी, ऑक्सीजन कंजम्पशन इन लीटर पर मिनट, 7.5/5 कितना हुआ 1.5, 15 5, ओके। सो ऑप्शन इज डी, ओके। सो नेक्स्ट वन इज, ये कांस्टेंट है 21% जो एयर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एसेंशियल फॉर नॉइज मेजरमेंट ऑफ ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर मशीनरी एज पर IS, ये जो स्टैंडर्ड्स है वो भी याद रखना, 12180 है ऑफ 2000। तो द मेजरमेंट शुड बी इन ए वेट साउंड प्रेशर लेवल, अभी इसको देखो, ये डेसिबल इसको हम इसे डिनोट करते हैं, ओके। इसमें ये तो राइट है। फिर द विंड वेलोसिटी एट द माइक्रोफोन पोजीशन शॉल नॉट एग्जिस्ट 5 मीटर पर सेकंड, अभी देखो इसमें भी कुछ डाउट है, कुछ जगह 5 है कुछ जगह 3 है, तो अकॉर्डिंग टू आंसर की तो ये आंसर दिया है। द ट्रैक्टर शैल बी अनबलास्टेड, यस, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए टेस्टिंग के वक्त। देन द बैकग्राउंड नॉइज शैल बी एटलीस्ट 10 डेसिबल बिलो द लेवल मेजर्ड, यस, उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। द टेस्टिंग एरिया शुड नॉट हैव स्लोप मोर देन 5, नहीं, ये फ्लैट होना चाहिए, ओके। सो ये रॉन्ग है, सो ए बी सी डी आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि इतने स्लोप पे तो हम नहीं टेस्ट कर सकते, ओके। फिर हम टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं तो पहले बताया जाता है ट्रैक्टर फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज,
Again, assertion and reason type question. The output gases from downdraft gasifier are relatively cleaner compared to gases from updraft. अभी जो डाउनड्राफ्ट गैसिफायर में क्या होता है, लो टार कंटेंट होता है, लो टार कंटेंट, इसकी वजह से वो क्लीनर होता है. Okay, so this is correct. In the downdraft gasifier, the products from the pyrolysis zone and ड्राइंग जोन पास थ्रू ऑक्सीडेशन जोन कॉजिंग थर्मल क्रैकिंग ऑफ प्रोडक्ट. और यस, जो ये थर्मल क्रैकिंग होती है इसकी वजह से जो टार कंटेंट है वो क्या बोलते हैं, बर्न हो जाता है और क्लीन एयर हमें मतलब आउटलेट से बाहर आती है. सो ये रीजन है इसके लिए. सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन. ये भी दे रहा है अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट क्रॉस ड्राफ्ट गैसिफायर, ये भी आप पढ़ लेना कौन सा व्हीकल में यूज होता है, कौन सा प्रिंसिपल. ओके, देन नेक्स्ट वन. In solar cell, electromagnetic energy is converted into electricity, while as in fuel cell, electrical energy is converted into electricity. Yes, correct. हमने match the following में भी देखा. In both solar cell and fuel cell, conversion efficiency is limited by externally reversible heat. No, अभी ये देखो, ये तो हीट इंजन नहीं, इधर ना कौन सी कैन नॉट साइकिल, रिवर्स कैन नॉट साइकिल कुछ अप्लाई नहीं होगा, तो ये मतलब रॉन्ग है, इसमें लिमिट इसका कुछ रिलेशन नहीं है. सो स्टेटमेंट 1 इज राइट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. यस, ओके. देन what will be the power generated from an arrangement having 200 solar cell connected in series में connected है, assuming operating voltage of each photovoltaic cell. वोल्टेज दिया है हमने सेल का एंड करंट आउटपुट, करंट दिया है. सो हमें 200 सेल है और ये सिर्फ सेल का है, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज. N into V cell, 200 into 0.45. ये आया 90 वोल्ट. अभी हमें क्या निकालने के लिए, व्हाट विल बी द पावर जनरेटेड. पावर का फॉर्मूला मालूम है, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई. सिंपल. ये 90 आया, करंट हमें दिया है 1.1. सो क्या आएगा इसका आंसर, 99 डायरेक्ट, मतलब दिया ही है हमें. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. पहले हमने 200 सेल का टोटल वोल्टेज निकाला पर एक एक मतलब इंडिविजुअल से, और पावर का वैल्यू यूज किया, फॉर्मूला यूज करके करंट का वैल्यू पुट किया. ओके, सिंपल. और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मतलब कितने देखो कितना मतलब रीडिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग नाइफ. फाइन नाइफ हैज स्मॉल बेवल एंगल. यस, जितना बेवल एंगल स्मॉल होगा और फाइन होगी नाइफ, उतना शार्प कट होगा. फॉर शार्प कट. ओके. ब्लंट नाइफ हैज लार्ज एज रेडियस. यहाँ पे राउंड एजेस होते हैं, सो ये रॉन्ग है. Sharp knife has smaller bevel. Yes. Dull knife has smaller bevel. No, ये wrong है. ये मतलब large होते हैं angle. Okay. So only A and C are correct. Okay. Next one. In offset disc harrow, the couple acting on the front gang is considerably smaller than that of the rear. No, ये wrong है. जो आगे होता है वो मतलब ज्यादा होता है rear से. In offset disc harrow, the rear gang is operating in loose soil compared to front soil. Yes, ये करेक्ट है. लेकिन जो डिस्क हैरो है, जो रेयर गैंग है वो पीछे होती है और वो सॉफ्ट सॉइल में अप्लाई होती है, और जो फ्रंट है वो हार्ड सॉइल में. ओके, सो असर्शन रॉन्ग है पर रीजन करेक्ट है, मतलब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ओके, 60 क्वेश्चन, यस 60 क्वेश्चन हो गए. हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है हर एक चीज, और इसमें कुछ आपको लाइक डाउट होगा या फिर मेरा कुछ गलत हो गया होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताइए. आंसर शीट में भी थोड़े मतलब चेंजेस है लाइक, और क्वेश्चन पेपर में भी थोड़े मिस्टेक, और
वो पुराना कंटेंट इसलिए कुछ-कुछ मिल नहीं रहा है। लाइक मैं फिर भी हम लाइक 99.99% तो एकदम मतलब श्योर शॉट है और हम पार्ट 1, पार्ट 2 में करेंगे लाइक तो और अच्छे से करेंगे। सो आप अभी थोड़ा ही टाइम बचा है तो अच्छे से प्रिपेयर करना और हम आगे के सॉल्यूशन अभी कंटिन्यू मतलब मैं बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था ड्यू टू सम रीज़न बट अभी हम लाइक इस मई के एंड तक सब पीवाईक्यूज़ खत्म कर देंगे, उसके बाद मैराथन सेशन लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग वीडियो। किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।